हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से रहो। मैं हमेशा हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से रहो, तसल्ली से रहो। ये टाइम ही ऐसा है बच्चों, इस समय अगर लापरवाही बरती दुर्घटना घटी वाला सीन है बच्चों, है ना। तो अगर घर से बाहर निकलो तो फिर मास्क अपने साथ में रखना, पहन करके रखना। साथ में रखने का मतलब ये नहीं जेब में डाल लिया, ठीक है। मास्क पहन करके बाहर निकलो। घर पे वापस आओ तो अपने हाथ, मुंह, पाँव अच्छे से धो, अपने आप को तरीके से सैनिटाइज करो। अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो फिर साबुन है, अपना अच्छा काम करता है, लाइफ बॉय, है ना, आराम से बिंदास होकर के अच्छा काम करता है। ऑलराइट, तो फिर अपन क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। एंडिंग वीडियो है। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोल रहे हैं कि हालांकि बहुत सारे नहीं हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, कुछ एक ही हैं जिन्होंने मेरे को कहा था कि सर लाइव वीडियो कीजिए। मेरी भी बहुत कोशिश है कि मैं लाइव वीडियो कर पाऊँ, लेकिन जिस तरीके का मैं पार्ट देखता हूँ तो लाइव वीडियो में मैं आपकी चैट नहीं पढ़ पाऊँगा। पहली बात तो क्योंकि जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब उसमें मैं कहाँ से चैट पढ़ूंगा, वो तो रिकॉर्डिंग के अंदर है, तो वो थोड़ा दिक्कत रहेगा। दूसरा, देखते हैं अगर लाइव वीडियो कर पाए तो मैं कोशिश करता हूँ देखें कि शायद एक वीडियो तो लाइव करके देखें, कम से कम मेरे को भी तो अनुभव हो कि लाइव का अनुभव कैसा होता है। ऑलराइट, चलिए तो मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वापस से स्वागत है। आज अपन क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। 5 न्यूमेरिकल बुक के बच्चे हैं, एक आध मैं एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा, चैप्टर कंप्लीट। ऑलराइट, चलिए तो वीडियो चालू करते हैं। हाँ भाई, तो 11th क्वेश्चन, 10 तक अपन ने क्वेश्चन किए थे और 10वां सवाल पूरा हो चुका है। 11वें सवाल के ऊपर आज अपन काम करेंगे। देखिए किस तरीके से काम किया जाएगा। हाँ, देखिए सवाल क्या दिया हुआ है। किसी LCR परिपथ में 10 मिली हेनरी का प्रेरकत्व 3 ओम का प्रतिरोध तथा 1 फैराड ज़्यादा नहीं हो गया, ये चेंज होना चाहिए बच्चों। 1 फैराड बहुत ज़्यादा होता है ना, तो 1 फैराड नहीं होना चाहिए, 1 माइक्रोफैराड होना चाहिए। 1 माइक्रोफैराड की धारिता श्रेणी क्रम में 15 कोस ओमेगा टी वोल्ट के स्रोत से जुड़े हुए हैं। अनुनादी आवृत्ति से 10% कम आवृत्ति पर धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का सवाल नहीं आएगा, पहली बात तो ध्यान में रखें, क्योंकि जिस तरीके का सवाल मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों, उसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। RBSE में कैलकुलेशन इतनी टिपिकल नहीं करवाता है, वो लॉजिक लगवा देता है। लॉजिक में बिल्कुल सवाल आएगा, लॉजिकल सवाल आ सकता है, लेकिन कैलकुलेशन लंबी चौड़ी ज़्यादा कर दे, ऐसे थोड़े कम रहते हैं चांसेस। तो चलिए, तो भी अपन को सवाल तो करना ही है, हमारी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी ठीक ही है। LCR परिपथ में क्या दिया हुआ है, L की वैल्यू, देखिए सवाल नीचे दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। L का जो मान दिया हुआ है हमें इस सवाल के अंदर वो है 10 मिली हेनरी। ठीक है, R का मान दिया हुआ है 3 ओम और धारिता 1 माइक्रोफैराड लिख देते हैं। 1 फैराड जैसा दिखा, 1 माइक्रोफैराड ही होगा वो। और वोल्टेज V बराबर 15 कॉस ओमेगा टी ही दिया हुआ है, इतना वोल्ट है। तो Vm का मान आप सभी को पता चल गया होगा, 15 वोल्ट है ना। ऑल राइट, अब क्या बोल रहा है कि अनुनादी आवृत्ति से 10% कम आवृत्ति पर शिखर मान। तो चलिए, अगर धारा का क्या निकालना है, शिखर मान निकालना है, ऐसा ही है। धारा का शिखर मान आइए, ठीक, लेकिन कब, अनुनादी आवृत्ति से 10% कम आवृत्ति पर। पहले तो ये समझें, समझना इस चीज़ को, पहले तो हम ये समझें कि अनुनादी आवृत्ति है क्या, उसके बाद में आवृत्ति निकालेंगे ना। तो हमने बोला अनुनादी आवृत्ति FR। हालांकि सवाल को करने के लिए मेरे को ओमेगा L नहीं, XL और XC की जरूरत पड़ेगी, और XL और XC निकालने के लिए ओमेगा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं अनुनादी आवृत्ति को ओमेगा के फॉर्मेट में निकाल रहा हूँ बच्चों। तो मैंने लिखा ओमेगा R बराबर 1/√LC। समझिएगा इस चीज़ को, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें, जितना हो सके कम कैलकुलेशन से काम करने की कोशिश करनी है। तो लॉजिक यूज़ किया मैंने। L का मान कितना है, 10 मिली हेनरी, 10 गुणा 10 की घात -3, यही हुआ। C का मान कितना, 1 माइक्रोफैराड, मतलब 10 की घात -6। 10 की घात -3 और -6, माइनस का 9, और ये देखोगे तो फिर -8 हो जाएगा।
तो फिर ओमेगा आर बराबर जो वैल्यू है वो हो गया 1/10⁻⁻8 और वो भी अंडर रूट में। तो बाहर निकालोगे तो 10⁻⁻4 और सॉल्व करोगे तो 10⁻4 क्या भाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, हो गया, इतना ही था। अब देखो इसके बाद में ओमेगा आर आ गया। चलिए इससे कितना परसेंट कम, तो आंसर है 10% कम आवृत्ति पर, मतलब इसकी 90% आवृत्ति पे काम करना है। तो हमने लिखा ओमेगा आर से 10% कम, अर्थात ओमेगा आर का कितना 90% होना चाहिए। तो वो जो कोणीय आवृत्ति की बात कर रहा है वो वास्तविकता में ओमेगा आर का 90% होना चाहिए। 90% मतलब 90/100 गुणा ओमेगा आर का मान 10⁻4। चलिए सॉल्व करो, 10⁻2 रह जाएगा, कितना हो जाएगा 90 गुणा 10⁻2 रेडियन पर सेकेंड। इस कोणीय आवृत्ति पे आपको क्या निकालना है, धारा का शिखर मान, शिखर मान है या वर्ग माध्य मूल मान, शिखर मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ओमेगा आ चुका है तो मैं एक्सएल निकाल सकता हूँ। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा 90 गुणा 10⁻2, एल का मान 10 गुणा 10⁻−3, यही तो हुआ, एल मिली। देखो 10⁻3 और ये 10⁻−3 कितना हुआ 90, मात्रक क्या ओम, इजी था। चलिए एक्स सी क्या होगा 1/ओमेगा_c, ओमेगा का मान वही 90 गुणा 10⁻2 और फिर c का मान माइक्रो 10⁻−6, यही होगा। माइनस का 4 आएगा, ठीक, माइनस के 4 को ऊपर क्यों लेकर के जाओ, प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 10⁻4/90। 1 0 से हटाओगे तो ये हो जाएगा 1000 में किसका भाग लगेगा, 9 का भाग लगेगा। ये एक्सी का मान है। चलिए 1000 में 9 का भाग लगाते हैं, 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9 हो गया। फिर 1 इधर आया वापस से 9 एकम 9, फिर वापस से 9 एकम 9। चलो ठीक है, कुछ ऐसा ही चलता जाएगा, क्या रिपीटिशन चलेगा। तो 111.1 ओम मान लेते हैं, 111 मान लो। एक्सी का मान आ चुका, एक्सएल का मान आ चुका। क्या निकालना है भाई, धारा है ना। और धारा को जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम बराबर क्या होगा, Vm/Z होगा। मेरे को क्या चाहिए, Z चाहिए। Z के लिए क्या निकालूँ, तो मेरे को X चाहिए। अरे ऐसा ही होगा ना, Z का फॉर्मूला क्या होगा, R² प्लस XL माइनस XC या XC माइनस XL। यहाँ पर XC माइनस XL कर देता हूँ, क्योंकि XC का मान ज़्यादा था, XL का मान कम था। और उसका क्या, ऐसा। चलिए R² सभी को पता है, अरे दिया हुआ है, देखता हूँ, देखो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना 9, चलो 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। और XC 111 में से 90 घटा दूँ, मैं कैलकुलेशन को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सही करना चाहें तो 111.1 लिखें, ठीक है। तो आप 111.1 से करना, मैं तो अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो 111 में आपको घटाना है 90, तो 10 यहाँ का 21 रह जाएगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो z बराबर 9 प्लस 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर मेरे हिसाब से होता है 441, और 441 में 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 420। ये z का मान, और किस में आएगा, ओम में। Vm का मान कितना देखता हूँ, Vm का मान 15, और उसमें किसका √420 का, अब कैलकुलेशन आप पर है, एम्पियर। ये क्या है, धारा का शिखर मान, पता चला है ना। देखिए क्या करना है, पहले तो कोणीय आवृत्ति निकाल ली मैंने, अनुनादी कोणीय आवृत्ति निकाली, क्योंकि ओमेगा से ही सारा काम हो रहा था तो एफ निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो फिर हमने वो निकाला, उसको निकालने के बाद में उसका 10% कम किया, अर्थात 90% निकाल लिया। उस आवृत्ति पे हमें काम करना था, तो 90% वाली आवृत्ति से हमने एक्सएल एक्सी का मान निकाला, प्रतिबाधा निकाली। प्रतिबाधा जैसे ही आगे हम बोलते हैं कि धारा बराबर क्या होता है, वोल्टा बटे प्रतिरोध। अगर IRMS निकालना था तो फिर यहाँ पे VRMS लेते, यहाँ पे IM शिखर मान ही निकालना था, इसलिए फिर हमने VM लिया, Vm/Z मान रखा, आंसर आएगा। आना ही है, जाएगा कहाँ भाई।
आप बोलो तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, फ़ोन है मेरे पास में। करें कैलकुलेट? हालांकि करने की ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं अभी। 15 भाग √420 ये आएगा 0.73 एम्पियर, 0.73 एम्पियर। ठीक है, चलिए ये तो मेरे वाले कैलकुलेशन से आया है ना, आपको 111.1 से करना है। ऑलराइट, चलिए अब इसके बाद में मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूँ। कहाँ? 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है ना, तो 450 हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक है बच्चों, वो देख लीजिएगा थोड़ी। ऑलराइट, तो फिर जो आपकी किताब में आंसर दिया हुआ है वही आना चाहिए, क्योंकि फिर वो 450 हो जाएगा, तो फिर 0.73 नहीं 0.73 से कम हो जाएगा, है ना, ये 450 हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक आ गई वहाँ पर। ऑलराइट, अब देखिए 12वां सवाल। 12वां सवाल क्या बोल रहा है? एक प्रेरकत्व L बराबर दिया हुआ है, C बराबर दिया हुआ है, R बराबर दिया हुआ है, श्रेणी क्रम में 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से। अब 100 वोल्ट दिया हुआ है, बताओ क्या है? शिखर मान है या फिर RMS मान है, वर्ग माध्य मूल मान है? कौन सा मान होना चाहिए वो? कौन सा बच्चों? वर्ग माध्य मूल मान होना चाहिए, सीधा सीधा दिया हुआ है ना। देखिए क्या होगा, तो L का मान 200 मिली हेनरी। 12वां सवाल 200 मिली हेनरी। C का मान है 500 माइक्रोफैरड। R का मान है 100 ओम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वोल्टा VRMS बराबर 100 वोल्ट। अब क्या बोल रहा है, देखो अब सवाल को समझो। क्या बोल रहा है? वह आवृत्ति जिस पर परिपथ का शक्ति गुणांक 1 हो जाए। RLC परिपथ शक्ति गुणांक 1, शक्ति गुणांक मतलब कोस फाई बराबर 1। बताओ भाई कौन RLC परिपथ की कौन सी कंडीशन थी जिसमें शक्ति गुणांक 1 होता है? तो शक्ति गुणांक 1 दो ही स्थिति में होता है, एक तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ और एक अनुनादी RLC परिपथ। तभी दो ही केस है जहां कोस फाई का मान कितना होता है? 1 होता है। ये हमने डिस्कस किया है ना। चलिए, तो हमें वो कौन, देखो इनडायरेक्टली पूछ रहा है अनुनादी आवृत्ति। सवाल बहुत अच्छा है। वह आवृत्ति जिस पर परिपथ का शक्ति गुणांक 1 हो, तो सीधी सी बात है अनुनादी आवृत्ति पूछ रहा है। तो हमने क्या किया भाई? अनुनादी आवृत्ति पूछ रहा है, वो पहला सवाल समझने वाली बात थी। 1/2 पाई अंडर रूट LC। 1/2 पाई रूट LC। देखिए भाई L का मान कितना है? 200 गुणा 10 की घात -3। C का मान कितना है? 500 गुणा 10 की घात -6 माइक्रो है ना। सॉल्व करो, देखो 10 की घात 4 तो यही हो जाएगा, है ना। और 5 दूनी 10, 1 10 यहाँ से 10 की घात 4, ये तो 10 की घात हो गया 5। 10 की घात 5 और 10 की घात -6, 10 की घात -1, 10 की घात -1 और 10 की घात -3, 10 की घात -4। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट 10 की घात -4, 10 की घात -2 बार 1/2 पाई और 10 टू द पावर -2। ऊपर जाके हो जाएगा 100 और 100 में भाग लगेगा किसका? 2 पाई का। कुल मिलाकर के 50/पाई अनुनादी आवृत्ति, मात्र क्या? हर्ट्ज। डन। चलिए अब इसके बाद में देखो देता हूँ क्या है। इस आवृत्ति पर धारा का शिखरमान। अरे धारा का शिखरमान कितना होगा? धारा का शिखरमान कितना? Im। और अनुनादी आवृत्ति पे धारा का जो मान होता है वो Vm में किसका भाग लगाने पर प्राप्त होता है? प्रतिरोध का, क्योंकि XL बराबर XC है तो XL माइनस XC शून्य हो जाएगा। तो Vm निकलेगा किससे? VRMS से। कैसे भाई? VRMS क्या होता है? Vm/√2 होता है। तो Vm बराबर क्या हो गया? √2 को 100 से गुणा कर दो, पता चला क्या?
अरे पता चल गया यहाँ से, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और आर का मान कितना है देता हूँ 100, कितना आएगा √2, 1.414 एम्पियर। दैट इज धारा का शिखर मान, दूसरा इसका सवाल। ठीक है, देखो फिर क्या होगा, विशेषता गुणांक। भाई विशेषता गुणांक क्या होता है, Q क्वालिटी फैक्टर है ना। Q के कई फॉर्मेट हो सकते हैं, XL/R, XC/R, VML/VMR, VMC/VMR, लेकिन XL/XR से मेरे हिसाब से, सॉरी XL/R से हो जाएगा। XL का मान ओमेगा है, ओमेगा यहाँ पे ओमेगा निकाल लेना चाहिए था। चलिए 2πf से गुणा कर दो, देखिए ये क्या हो जाएगा, 2πfr इंटू L। 2πfl होता है XL बटे क्या R। ये देखो 2πfr का मान कितना, 50/π, यही तो था, इंटू L, L 200 गुणा 10⁻³ बटे R 100। ठीक है, चलो ये हटाया, ये हटाया, क्या हो गया, 2 × 50 100, और 100 को गुणा करेंगे किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा 200 गुणा 10⁻³ कितना, -3। आंसर आएगा 0.2। बहुत कम है बच्चों, अपन यही पढ़ते हैं क्वालिटी फैक्टर का मान सामान्यतः 1 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का डेटा है ये तो 1 से क्या है, कम आ रहा है। चलिए ये बहुत कम है, 0.2, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो डेटा में थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए था, चेंजेस होना चाहिए था। ठीक है, इतना ठीक है अपने लिए। यही तो पूछा था, अपन ने निकाल लिया, जो डेटा दिया हुआ है उससे तो अपना आंसर सही है। और ये बात ध्यान में रखना, क्वालिटी फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है ना, विशेषता गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता। सवाल बहुत अच्छा है बच्चों, 12th नंबर का क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। अगला देखिए, एक कुंडली का शक्ति गुणांक 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर 0.707 है। शक्ति गुणांक का भी कोई मात्रक नहीं होता। यदि आवृत्ति को 120 हर्ट्ज कर दिया जाए तो शक्ति गुणांक क्या होगा। ये सवाल बोर्ड का सवाल है, शायद आवृत्ति को उन्होंने चेंज किया था, 50 हर्ट्ज आवृत्ति पे 0.707, तो 100 हर्ट्ज आवृत्ति पर शक्ति गुणांक क्या होगा, ऐसा सवाल था। कुल मिलाकर के आवृत्ति को दुगना करने पर शक्ति गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखा गया है। सवाल बोर्ड का मतलब लास्ट ईयर का सवाल है, CBSE में पूछा जा चुका है, RBSE में 2 बार आ चुका है ये सवाल, और बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। देखिए सबसे पहला केस जो मैं बात करता हूँ, आवृत्ति F1 लिख देता हूँ, और इस आवृत्ति पे शक्ति गुणांक जो है वो 0.707 है। तो अपन ने लिख दिया, समझना इस चीज़ को, आवृत्ति F1 और इस पर, और ये मान 60 हर्ट्ज है। केस फर्स्ट भी मैं लिख सकता हूँ, और इस आवृत्ति पे शक्ति गुणांक कोस फाई का मान 0.707 है। अब देखो जब कोई भी बच्चा इस तरीके का सवाल कर रहा होता है तो पहले वो इंटरप्रेट करे कि क्या इसे और सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है। 0.707 कहाँ पर अपन ने यूज़ किया था, Im/√2, याद आ रहा है क्या, Im डिवाइडेड बाय √2 IRMS हुआ करता था, जिसे 0.707 Im भी लिखते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते हैं, लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब मैं अगर इसको समझूं तो ये शायद 1/√2 है, दैट इज कोस फाई। और कोस फाई का फॉर्मूला R/Z होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चूंकि वो कुंडली की बात कर रहा है और शक्ति गुणांक का मान लिख रहा है तो मतलब वो RL कुंडली है, ठीक है। तो हमने लिखा R डिवाइडेड बाय R/Z होना चाहिए। Z क्या होगा, R²। चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। मेरी बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो,
आप बोलोगे कि सर कुंडली है तो फिर शक्ति गुणांक π/2 ही लिख देते, खत्म हो जाता। अरे शक्ति गुणांक cos फाई का मान π/2 करूँगा तो जीरो हो जाएगा ना भाई। इसका मतलब ये कुंडली में क्या है, प्रतिरोध का भी एग्जिस्टेंस है। प्रतिरोध है तो फिर R/Z आएगा फॉर्मेट, ठीक है। RL परिपथ बनेगा। इसको स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, R² बराबर क्या 1/2 गया क्या, सीधी सी बात थी। चलिए व्हाट इज Z², या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फिर Z² बराबर क्या हो गया 2R²। Z² क्या होता है भाई, तो हमने लिखा ये होता है R² प्लस XL² बराबर क्या 2R²। तो इसका मतलब XL² बराबर 2R² माइनस R², दैट इज R², है ना। तो पहले केस में जब आवृत्ति F1 थी तब XL1 लिख सकते हैं आप इसे, XL1 लिख दो आप इसे। XL1 का स्क्वायर R² के बराबर है। कुल मिलाकर के XL1 बराबर है R के, या फिर आप लिख सकते हैं 2πF1L बराबर है किसके, R के। ये समीकरण नंबर हमारे लिए क्या है, 1 है। अब वो क्या बोल रहा है, केस सेकंड की बात कर रहा है। केस सेकंड, आवृत्ति का मान 120 हर्ट्ज करने पर, 120 मतलब 2F1 करने पर, अगर आवृत्ति 2F1 कर दूं तो फिर XL2 होगा। XL2 क्या होगा 2πF2L होगा, यही होगा। और 2πF2 को क्या लिख सकते हैं 2F1 लिख सकते हैं इन 2L, ये दो बाहर निकाल लो। 2πF1L बताओ आएगा नहीं आएगा, 2πF1L R, तो XL2 बराबर हो जाएगा 2R, ठीक है। चलिए हमें तो शक्ति गुणांक ही निकालना है, cos फाई R/Z, ठीक है। ये क्या होगा R/Z, Z क्या भाई R² प्लस इस बार XL2 का स्क्वायर होगा, और XL2 का मान कितना है 2R है, तो ये हो जाएगा R/√R² प्लस XL2 मतलब 2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर मतलब 4R², R² प्लस 4R², कितना हुआ 5R²। अरे यही तो हुआ देवताओं, देखिए 5R²। तो cos फाई का मान R डिवाइडेड बाय √5R², एक R बाहर निकाल लो, क्या बचा, R से R कैंसिल, 1/√5। अरे बचेगा नहीं बचेगा, और मात्रक तो वैसे भी नहीं होता, 1/√5 आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सोल्व करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं, लेकिन आएगा कितना 1/√5 आएगा। पता चला। पहले अपन ने क्या किया, F1 आवृत्ति ली, F1 आवृत्ति से हमने XL1 निकाला और XL1 का फॉर्मेट लिख लिया भाई, XL1 बराबर 2πF1L बराबर आ रहा है। फिर उसके बाद में हमने क्या करना है, XL2 निकालना है कि इससे XL2 क्या होगा, XL2 होगा 2πF2L। F2 है क्या, ये क्या थी, प्राथमिक आवृत्ति की दुगनी थी, मान को रखा, पता चला कि XL2 का मान तो प्रतिरोध का दुगना आ रहा है, ठीक है। XL1 का मान तो प्रतिरोध के बराबर और XL2 का मान प्रतिरोध का दुगना, मान रखते ही cos फाई आना ही था, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। हाँ भाई अगला देखो 14th नंबर का क्वेश्चन जो आपके सामने है। फोर्टीन्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता 220 वोल्ट है, इसका मतलब ये VRMS है बच्चों, है ना।
ये क्या है, VRMS है, कितना 230 वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, L का मान 5 हेनरी दिया हुआ है, C का मान 80 माइक्रोफेरेड है, L का मान 5 हेनरी, C का मान 80 माइक्रोफेरेड है, ध्यान में रखिएगा, और R का मान जो दिया हुआ है सवाल में वो है 40 ओम, 40 ओम। डन। चलिए क्या बोल रहा है, अनुनादी आवृत्ति, देखो मैं फॉर्मूला लिखता हुआ जा रहा हूँ, FR बराबर क्या, 1/2 पाई अंडर रूट LC। चलिए सॉल्व कर देता हूँ, 1/2 पाई रूट LC, L का मान कितना है 5 और इसका मान 80 माइक्रो 10 की घात -6, यही है 1/2 पाई, ये कितना 400 है ना, और ये 10 की घात -3 आ जाएगा बाहर, 400 होता है 20, 400 का अंडर रूट निकालोगे तो क्या आएगा 20 आएगा। तो फिर आवृत्ति का मान जल्दी से लिख देते हैं 2 पाई इंटू 20 इंटू 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो 1000 जाएगा, क्या 1 0 से 1 0 और ये 50 और ये काटूंगा तो 25, तो ये हो गया 25/पाई हर्ट्ज, ध्यान में रखना, ठीक है। फिर इसके बाद में परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का शिखर मान। चलिए परिपथ की प्रतिबाधा, अरे भाई अनुनादी आवृत्ति की तो बात कर रहे हो आप, अनुनादी आवृत्ति पर प्रतिबाधा किसके बराबर होती है, प्रतिरोध के, प्रतिरोध कितना भाई 40 ओम, और इसी आवृत्ति पर आपको धारा का शिखर मान निकालना है। धारा का शिखर मान क्या होगा, Vm में आप भाग लगाओ किसका, Z का, और अनुनादी आवृत्ति पर Vm में भाग लेगा, Z की जगह किसका, R का। Vm निकाला जा सकता है VRMS से, थोड़ी देर पहले बताया था आपको, Vm/√2 लिखते हैं इसको, तो √2 इससे गुणा हो जाएगा Vm में, तो ये क्या हो जाएगा 230 गुणा √2, 311 होता है, सभी को पता है। R का मान कितना 40, बताओ भाई धारा का शिखर मान निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलना ही चाहिए, निकलेगा। फिर परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर वोल्टता का वर्ग माध्यम मूल मान, अरे नहीं आई थी, सिंपल है भाई, IM आ चुका तो IRMS भी निकलेगा, और वोल्टता का वर्ग माध्यम मूल मान निकालना है, तो मैं लिखूंगा V और प्रतिरोध के सिरों पर क्या होगा, धारा का मान RMS में और किससे मल्टीप्लाई करूं, R से, IM निकाल लिया, और IM में किसका भाग लगाओ, √2 का, IRMS √2 को भाग लगाएंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 230/40 मतलब 23/4 लिख लेना, 23/4 तो ये, और R का मान कितना देखो 40 है, वैसे भी इतना ही आना चाहिए, प्रतिरोध के ऊपर जो वोल्टता होती है वही आरोपित वोल्टता होती है, सभी को पता है। फिर VL देखो क्या होगा, IRMS इंटू XL, ये क्या होगा 23/4, XL ओमेगा L, ओमेगा 2 पाई F लिख लो, 2 पाई F का मान कितना 25/पाई F, L का मान कितना 5, पाई से पाई कैंसिल, इसको इससे गुणा किया कितना 10, 250, 250 तो यही आ गया, और 250 को इससे गुणा करना है, लिख लोगे। ऐसे ही क्या हो जाएगा VC हो जाएगा, IRMS इंटू XC हो जाएगा, XC क्या 1/2 पाई FC। कैलकुलेशन आपको करनी, सवाल सिंपल था लेकिन इतना बड़ा है नहीं आएगा, ठीक है, मैंने तरीका बता दिया है बच्चों। और ये बात ध्यान में रखो, अनुनादी आवृत्ति पर अगर ये निकल गया है, VL के ऊपर वोल्टता निकल गई है, तो फिर किसके ऊपर और वोल्टता निकल जाएगी, VC के ऊपर भी, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर होती है। XL बराबर अगर XC है तो VML बराबर VMC या VL बराबर VC, सीधी सी बात है, ये तो लॉजिक था बच्चों, ये तो हमें पता है, पता रहना भी चाहिए, तो ये तो ध्यान में रखिएगा आप। चलिए तो एक निकलते दूसरा भी उतना का उतना लिख दीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ भाई 15वां सवाल बहुत ही बढ़िया, ट्रांसफार्मर में वैसे भी सवाल आते हैं और मैंने ट्रांसफार्मर में कोई सवाल करवाया नहीं है,
तो ये सवाल बहुत अच्छा है बच्चों, अच्छे से समझ लीजिए। इसी के अंदर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सारे सवाल आ गए, आप कह सकते हैं। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सारे सवाल इसी में ही आ गए हैं, है ना। हाँ भाई, क्या बोल रहा है, एक अपचयी ट्रांसफार्मर। अपचयी ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चों, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में या फिर निम्न धारा को उच्च धारा में उल्टा चलना चाहिए, है ना। चलिए, तो अपचयी ट्रांसफार्मर 2200 को 220 में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये बात ध्यान में रखना, अपचयी ट्रांसफार्मर वोल्टता प्राथमिक की और वोल्टता सेकेंडरी की। प्राथमिक की वोल्टता ज़्यादा होनी चाहिए अपचयी में, और प्राप्त होने वाली वोल्टता जो आउटपुट में प्राप्त होगी वो कम होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को V इनपुट भी लिख सकता हूँ और इसे V आउटपुट भी लिख सकता हूँ। जहाँ S है उसे आउटपुट, जहाँ P है उसे इनपुट लिखा जा सकता है, ध्यान में रखना। फिर प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP 5000 फेरे, ठीक है। तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्वेश्चन मार्क होनी चाहिए, जिस तरीके का सवाल दिया हुआ है। चलो अभी तो और डेटा दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर की दक्षता 80%, इसे मिटा देता हूं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 80%, और निर्गत शक्ति मतलब पी आउटपुट कितनी है, 8 किलोवाट। 8 किलोवाट मतलब 8000 वाट लिख देता हूं, ये निर्गत शक्ति है। तो ज्ञात कीजिए, पहला देखो NS पूछ रहा है, बिल्कुल पूछना भी चाहिए उसे। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तो हमें पता है, क्या भाई, VP/VS बराबर होता है NP/NS, सभी को पता है, होता है ये, ठीक। VP का मान कितना है बच्चों, 2200 में 220 का भाग, NP का मान कितना है 5000, और NS का मान ज्ञात करना है। 10 आएगा क्या, इसको इससे काट देता हूँ, ऐसा आएगा क्या होगा बच्चों, इस तरफ तो 1 बच गया और इधर 500/NS, तो NS/500 बराबर 1, इसका मतलब NS का मान 500। फेरों की संख्या है, कोई मात्रक नहीं हुआ, पहला सवाल हो चुका है, ठीक है। देखो अगला क्या बोल रहा है, इसमें IP का मान ज्ञात करना है और IS का मान भी ज्ञात करना है भाई। IP प्राथमिक कुंडली में वोल्टता मेरे को पता है, धारा प्राथमिक कुंडली की, फिर शक्ति भी पता होनी चाहिए, शक्ति पता नहीं है। चलिए, तो IP बाद में निकालेंगे, IS निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं बच्चों। IS निकालने में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, है ना। कैसे निकालेंगे IS, देखिए, P आउटपुट है सेकेंडरी के लिए, ये क्या होगा, V आउटपुट इंटू धारा आउटपुट। इसका मतलब क्या होगा, V आउटपुट मतलब V सेकेंडरी और ये धारा सेकेंडरी, ये हो जाएगा P आउटपुट, ठीक है। तो धारा सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ, P आउटपुट में किसका भाग लगेगा, VS का। P आउटपुट कितना है बच्चों, 8000 है, में VS का भाग, VS कितना है 220 है, 0 से 0 कैंसिल। अगर मैं देखूं तो ये 400 हो जाएगा और ये 11, तो धारा IS का मान 11 33, 7 आए, फिर 7 आए ना 70, तो 66 चाहिए, 4 आएंगे फिर 3 चाहिए, कुछ इतना होना चाहिए। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, 36.3 मेरा आ रहा है IS का मान। अब क्या बोल रहा है, निवेशी शक्ति P इनपुट तो क्या था, दक्षता कितनी 80%। दक्षता क्या होती है, P आउटपुट डिवाइडेड बाय P इनपुट,
अरे यही होती है, गुणा क्या 100%, बराबर में कितना दिया हुआ है 80%, परसेंट से परसेंट हटाओ और 100 का भाग लगाओ, 0.8 आएगा। तो P आउटपुट डिवाइडेड बाय P इनपुट बराबर 0.8। तो P इनपुट बराबर क्या हो जाएगा, P आउटपुट में किसका भाग लगाएं 0.8 का, है ना। P आउटपुट कितना 8000 और इसमें भाग लगाओ 0.8 का, पॉइंट हटाएंगे तो 10 से गुणा 80,000, 80,000 में 8 का भाग लगाओगे कितना 10,000, 10,000 वाट। ये क्या है बच्चों, ये आ गया P इनपुट का मान। जैसे ही P इनपुट आ गया आप क्या निकाल सकते हैं, दूसरे नंबर का सवाल। दूसरे नंबर का सवाल क्या था, धारा प्राइमरी में। कैसे निकालते बच्चों, सिंपल सा तरीका है बच्चों। कैसे, P इनपुट बराबर होना चाहिए V इनपुट इंटू I इनपुट। V इनपुट का मतलब प्राइमरी की वोल्टता और I इनपुट का मतलब प्राइमरी की धारा, बराबर में क्या PIN। तो इसका मतलब IP का मान क्या हो जाएगा, VIN में किसका भाग लगाऊं, सॉरी P इनपुट में किसका भाग लगाऊं, VIN का भाग लगाऊं। P इनपुट का मान कितना 10,000 और भाग लगेगा V इनपुट का। V इनपुट का मान कितना है 2200। अब 100 में 22 का भाग लगा लीजिएगा, 22 पंजे 110 होता है, तो इसका मतलब 4 से कम आएगी मान। ठीक है, तो ये जो धारा का मान आएगा वो कितना आना चाहिए, देखिए दूसरे का सवाल का 4 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है, देखिए, है ना। क्यों, क्योंकि 22 पंजे क्या होना चाहिए था 110 होता है, तो ये कम आता है, सीधी सी बात है, 5 से कम आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा सवाल। ये सवाल कौन से थे बच्चों, आप सभी को पता है कौन से हैं बच्चों, जो आंकिक सवाल हैं। अब एक आध सवाल देखिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उदाहरण हैं हमारी किताब के और बहुत ही बढ़िया उदाहरण है बच्चों। ये आपको दिखाई दे जाएंगे सामने बोर्ड के ऊपर, देखिए उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। तो पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या फिर सारा का सारा दिमाग IPL में लगा दिया है। वैसे बच्चों को IPL में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। कोई सवाल पूछो ना तो उसका आंसर नहीं आएगा, लेकिन IPL में जीतेगा कौन, उसका आंसर पहले भेज देते हैं कि सर ये जीतेगा भाई। हाँ भाई, कौन जीता कल, DC जीती नहीं जीती या हार गई। हाँ भाई, अब आपको उदाहरण दिखाई दे रहे होंगे। तो जो पहला उदाहरण हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए क्या बोल रहा है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत जुड़ा हुआ है। अब ये 200 वोल्ट दिया हुआ है, थोड़ा समझने वाली बात है, नीचे दिख रहा होगा आपको सवाल। इसका मतलब ये है 200 वोल्ट ये दिया हुआ है VRMS और आवृत्ति का मान कितना 50 हर्ट्ज। ठीक बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सवाल है यहाँ तक। तो परिपथ में प्रतिरोध का मान 10 ओम और प्रतिबाधा, ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोध और प्रतिबाधा दी हुई है 10 ओम और प्रतिबाधा Z होती है कितनी 14.14 ओम, यही दिया हुआ है। हाँ भाई, अब परिपथ है कौन सा वो अभी भी हमें पता नहीं, RLC है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि या तो RLC होगा या RC होगा या RL होगा, इन तीनों में से एक होगा। फिर क्या बोल रहा है, शक्ति गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, पहला सवाल बहुत इजी है। शक्ति गुणांक कोस फाई होता है, आप सभी को पता है, R/Z होता है। R का मान कितना 10, Z का मान कितना 14.14, कैलकुलेट करते रहे, कर लेंगे, R/Z ही होता है। दूसरा बोल रहा है आभासी शक्ति। हाँ भाई देवताओं, आभासी शक्ति क्या होती है, एक होती है वास्तविक शक्ति या फिर औसत शक्ति और एक होती है आभासी, मतलब PRMS। बराबर क्या होगा, सोचो भाई, IRMS इंटू VRMS या VRMS इंटू IRMS, यही लिखते हैं। VRMS का मान दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। IRMS कैसे निकालोगे, कैसे निकाली जाएगी IRMS, सोचिए एक बार के लिए। तो हम इस चीज़ को थोड़ा ऐसा लिख सकते हैं,
देखिए IRMS हो सकता है VRMS में भाग लगाओ किसका, Z का, इनटू यहाँ पर क्या है VRMS है। VRMS का मान 220 है या 200 है, देखो 200 है बच्चों, मैंने थोड़ी गलती की है, ये 200 है, ठीक है। तो ये 200 गुणा 200 बटे क्या हो जाएगा, Z का मान तो 14.14 ही है, मान रखोगे, बताओ क्या आएगा, PRMS आएगा, है ना। और मात्रक क्या लगाएंगे, वाट, ठीक है, ये मात्रक है वाट, और ये मान रख दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो शक्ति आ गई है, मेरे हिसाब से इजी है। फिर औसत शक्ति, औसत शक्ति क्या होती है, PM बराबर, देखो ये फॉर्मूला ऐसा भी कहीं लिखा था क्या, PRMS इंटू कोस फाई लिखा है, PRMS इंटू कोस फाई, ध्यान में रखना। PRMS का मान तो यहाँ से उठा कर रख दिया, कोस फाई ऊपर से उठा कर रख दो, बताओ मान निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलना चाहिए था। पता चला एक डेटा दूसरे डेटा से लिंकअप है, ध्यान में रखो। अरे ये समझ में आया ना, ये कैसे आया, अरे ऐसा लिखते हैं, देखिए समझिए, 1/2 VM IM कोस फाई, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। फिर इसको अपन क्या लिखते हैं, VM/√2, इसको क्या लिखते हैं, IM/√2 और कोस फाई, लिखते नहीं लिखते हैं, VM/√2 VRMS, IM/√2 IRMS। देखो VRMS इंटू IRMS क्या होता है, PRMS होता है, तो मैंने इसको डायरेक्ट क्या लिखा, PRMS इंटू कोस फाई। PRMS का मान ऊपर आपने निकाला था, कोस फाई का मान उससे ऊपर निकाला था, बताओ निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलता ना बच्चों, इजी था वो। चलिए फिर अगला जो बोल रहा है वो है वाट इन धारा। वाट इन धारा दो तरीके से निकाल सकते हो, चूंकि अपन सारा काम ही RMS में कर रहे हैं, तो फिर वाट इन धारा के लिए मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगा, वाटलेस करंट, वाटलेस IRMS इंटू क्या, एक होता है साइन फाई और एक होता है क्या, कोस फाई। अगर कोस फाई पता है तो देवताओं साइन फाई निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी देखो कोस फाई बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटा कर्ण, तो लंब क्या होगा बच्चों, x होगा, या तो x निकालो, यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए ये मैं बता देता हूँ इसको अपन कैसे निकाल सकते थे x को। देखिए तो अपन क्या कर सकते हैं, R² इजिकल्स टू क्या होगा, सॉरी R² प्लस x का स्क्वायर होगा, तो x बराबर क्या होगा बच्चों, Z² माइनस R का स्क्वायर, Z का स्क्वायर कितना, यही है इसका क्या स्क्वायर, माइनस R का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। इसको अगर अपन देखें तो ये 1.414 है, 1.414 गुणा 10 है बच्चों, है ना। ये थोड़ा मैथमेटिक्स जो करता है उसको ये पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ दे रखी है, ताकि उसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ये √2 होता है, √2 गुणा 10 और उसका वर्ग करो तो √2 का वर्ग तो होता है 2 और 10 का वर्ग होता है 100, माइनस क्या 100, कितना आएगा, 200 में से 100 घटाएं 100, x का मान आ गया क्या। चलिए तो साइन फाई वास्तविकता में क्या हो जाएगा बच्चों, x/z हो जाएगा ना, क्योंकि अगर r आधार है तो x क्या होगा, लंब होगा वैसे भी, और लंब बटा कर्ण, x का मान 100, z का मान 14.14 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये काम करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, तो मेरे हिसाब से कर लोगे, हो गया ना। हाँ डन है। वैसे भी यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन बता दिया मैंने आपको, सारे तरीके बता दिए जो कि नॉर्मली यूज़ होते हैं। ओके, अगला जो सवाल है ये सबसे अच्छा सवाल है, अगला वाला। इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ये तैयार करने हैं। जो हम सवाल, एक तो ये वाला सवाल, ये तो बोर्ड का ही सवाल है जो इस साल आया, तो करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ये कोई एक ही तरीका नहीं है जिससे आप करेंगे, बहुत सारे अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर कोस फाई आ गया तो साइन फाई निकाल सकते हैं, सभी को पता है कैसे निकालते हैं। एक में क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो वहाँ से आप निकाल सकते थे। अदरवाइज मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, एक्स निकालो और उससे करो। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं, ये आपके ऊपर है ना। चलिए अब जो सवाल हम करने वाले हैं वो बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ भाई,
ये सवाल अच्छे से देखो बच्चों, क्योंकि इस तरीके का सवाल आ गया और उसके बगल में अथवा में और में अगर कोई डेरिवेशन आए तो मैं बोलूँगा बच्चों डेरिवेशन को छोड़ दो, इस न्यूमेरिकल को कर लो, बहुत इजी लगेगा आपको ये न्यूमेरिकल। हालांकि मैं डेरिवेशन के लिए कभी नहीं बोलता कि डेरिवेशन को छोड़ दो, लेकिन अगर ये सवाल आ जाता है तो डेरिवेशन को छोड़ देना। देखिए क्या बोल रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता तथा धारा के मान निम्न है। अब देखो क्या दे रखा है, वोल्टता का मान V, 100 साइन ओमेगा टी वोल्ट, और धारा का मान साइन ओमेगा टी प्लस y/3। धारा अग्रगामी है, RC परिपथ होना चाहिए, एम्पियर में ये है और वोल्ट में ये है ना। अब देखो शक्ति गुणांक, औसत शक्ति और वाट इन धारा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब मैं इस चीज को समझता हूं, ये इस चीज को जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे पास में सबसे पहली चीज क्या आती है, मैं बोलता हूं कि Vm निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिखता तो क्या लिखता, Vm साइन ओमेगा टी लिखता, कंपेयर किया 100 वोल्ट। इसको मैं क्या लिखता, Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई। Im, गौर करो Im का मान कितना, Im की जगह तो एक ही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एक है, ठीक है, 1 एम्पियर। ओमेगा टी प्लस फाई 5/3 रेडियन, ठीक है। क्या पूछ रहा है पहला सवाल, देखो शक्ति गुणांक निहायती इजी हुआ क्या, कोस फाई, क्या भाई, कोस पाई/3 मतलब 180 में 3 का भाग लगाओ, 60 हो गया। कोस 60 का मान कितना, 1/2। ये लो 1 नंबर, ऐसे ही आएगा, 3 नंबर का न्यूमेरिकल हो जाएगा, ये 1 नंबर आ गया आपका। दूसरा क्या बोल रहा है, औसत शक्ति Pm या P, क्या 1/2 Vm Im cos फाई, 1/2 Vm का मान देखो देता हूँ 100, Im का मान 1, फिर cos फाई अभी निकाला 1/2, 4 हो गया क्या, 100 में 4 का भाग लगाया कितना आएगा, 25 वाट हुआ क्या, दूसरा भी Pm है ना, औसत शक्ति का मान। फिर इसके बाद में कितना आया, वाट इन धारा। 2 चीजें निकाल सकते हो वाट इन धारा में, है ना, करंट और वो भी कौन सी, वाटलेस। या तो आप लिख लो Im साइन फाई, या फिर आप लिख लो IRMS साइन फाई। मैं Im साइन फाई से करूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने सारे के सारे M में निकाले हैं, मेरे लिए इजी रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन, और फाई का मान कितना दिया हुआ है, पाई/3 साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे, Im साइन फाई से कर लेना। बताओ भाई इजी था नहीं था, निहायती इजी है, इट डिपेंड्स कि आप इसका अप्रोच कैसे लेते हैं, समझ में आया। चलिए, आप इसे IRMS साइन फाई भी निकाल सकते थे, लेकिन अपन Im में कर रहे हैं तो फिर सारा काम उसी में करो, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। ऑल राइट। और एक बच्चे ने जो मेरे को पूछा कि सर लास्ट वाला एग्जाम्पल तो करना ही करना, तो लास्ट वाला एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं। ये समझ में आया बच्चों, बहुत इजी था, बहुत, मतलब अगर ऐसा इक्वेशन वाला सवाल आ जाए ना बच्चों, मैं बोलूँगा इक्वेशन वाला सवाल जल्दी कर लो, वो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। देखिए, हाँ भाई लास्ट क्वेश्चन, एक विद्युत लाइन का प्रतिरोध 20 ओम है, विद्युत लाइन का प्रतिरोध 20 ओम है, डन। फिर क्या बोल रहा है,
तथा विद्युत शक्ति 6.6 किलोवाट है। पावर जो चाहिए वो 6.6 किलोवाट है। ये भी डन हो गया। यदि विद्युत लाइन को 22,000 वोल्ट तथा 220 वोल्ट पर संचालित किया जाए तो दोनों स्थितियों में शक्ति में हानि तथा वोल्टता पतन ज्ञात करो। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? देखो, आप सभी को पता है बच्चों, एक बेसिक सा लॉजिक है। जो हम सप्लाई करते हैं वोल्टेज की, है ना, आपके घरों में जो वोल्टेज आता है वो कहाँ से आता है? किसी पावर स्टेशन से आता है। पावर स्टेशन में कहाँ से आ रहा होगा? किसी पावर ग्रिड से आ रहा होगा। तो आप बोलते हो ना, ये देखो ये हाई टेंशन लाइन है। हाई टेंशन लाइन का मतलब 33 kV 11 kV वाली लाइन है। हमारे घरों में वो 220 में कन्वर्ट होता है। हाई टेंशन लाइन क्या करती है? एक शहर से दूसरे शहर तक वोल्टता को लेकर के जाती है या करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जाती है। आप गौर करो, हाई टेंशन लाइन में वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो विद्युत का संचरण हमेशा उच्च वोल्टता पर ही किया जाता है। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि उच्च वोल्टता पर शक्ति हानि न्यूनतम होती है। इस बात को ध्यान में रखें। अगर कोई सीधा सा पूछे कि विद्युत का संचरण जो है वो उच्च वोल्टता पर क्यों किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? उच्च वोल्टता पर शक्ति हानि न्यूनतम होती है, क्योंकि वोल्टता उच्च होगी तो धारा निम्न होगी। ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, तो ये पावर है। आहा, अब पहला केस 22,000 वोल्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट, वोल्टेज कितना? 22,000 वोल्ट। इस वोल्टेज के ऊपर धारा कितनी होगी? तो हमने बोला P = VI का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो धारा कितनी आई? आंसर है, समझिएगा, P/V। P का मान कितना? 6600 लिख देता हूँ, 6.6 को ऐसे ही लिख बटे 22,000। 2 0 से 2 0 और 11 से काटो इसको। 11 छिगे 66 और 11 से इसको काटा तो 20। ये आएगा, 2 से कटेगा 3/10। इसका मतलब 0.3 धारा का मान। सही किया है मैंने? 2 से कटा 3। हाँ ठीक है, सही किया। एम्पियर धारा ये है। उस तार का प्रतिरोध 20 ओम है। तो फिर शक्ति हानि, पावर लॉस ऑन द लाइन विल बी क्या होगा? I²R। I² 0.3 का स्क्वायर गुणा R का मान 20। 0.3 का स्क्वायर मतलब 0.09, यही तो होगा। अरे 0.9 मत कर देना, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा है। गुणा क्या बच्चों? 20 करो, क्या होगा? ये 0.9 को 2 से 1.8, 1.8 वाट का लॉस होगा पूरी सप्लाई को जाते हुए। मतलब 6600 में से सिर्फ और सिर्फ 1.8 वाट का ही लूज होगा और ऑलमोस्ट पहुंच जाएगी शक्ति जितनी हमें पहुंचानी। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना लॉस तो सहन कर सकते हैं, तो नगण्य है। लेकिन पावर लॉस कम हुआ। केस सेकंड समझिए। अगर केस सेकंड है और वोल्टेज 220 वोल्ट पे ही हम सप्लाई करते तो फिर धारा क्या होती? P/V। अरे फॉर्मेट तो वही यूज़ करूँ। P का मान कितना? वही जितना में सप्लाई करना था, बटा V मतलब वही। काटो भाई, क्या आएगा? 11 से काटो 60 और ये 11 2 22 30 आएगा क्या? धारा का मान 30 एम्पियर। धारा का मान 30 एम्पियर। तो पावर लॉस P लॉस ऑन द लाइन क्या होगा? I²R। I² मतलब 30 का स्क्वायर, R का मान कितना? 20। 3 3 9 900 गुणा 20 मतलब ज़्यादा हो गया क्या? 18 किलोवाट। अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये तो बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने कोई गलती तो नहीं की है? 0.67 ठीक है। कहीं अपन देखिएगा, कहीं गलती की है क्या? नहीं, डन है।
ठीक है, पावर लॉस ज़्यादा हो रहा है कुल मिला के, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये तो लॉस ही लॉस हो रहा है, कुछ मिला ही नहीं हमें तो। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा है ना। जब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पावर ग्रिड के अक्रॉस जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक चीज़ जो मैं छोड़ रहा हूँ, वोल्टा पतन ज्ञात कीजिए। वोल्टा पतन क्या होगा, IR होगा। तो I आपको पता है, R आपको पता है, तो I का मान 0.3 गुणा 20 हो जाएगा पहले केस में, और दूसरे केस में IR का मान कितना होगा, 30 गुणा 20 हो जाएगा, तो वो तो 600 आ जाएगा, 600 वोल्ट होगा। ठीक है, वो पतन तो 600 वोल्ट तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा लॉस है जितना हमें दिखाई दे रहा है, इतना तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। चलिए, तो क्यों किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि अगर वोल्टेज हाई होती है तो पावर लॉस कम होता है, जबकि वोल्टेज अगर लो होती है, कम होती है, तो पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 100 गुना देखा जाए तो बढ़ना चाहिए था, 100 से ज़्यादा बढ़ रहा है, I स्क्वायर हो रहा है ना। हाँ सही है, इतना ही होगा। चलिए, हाँ, तो 100 का स्क्वायर हो जाना चाहिए, क्योंकि धारा का स्क्वायर हो रहा है तो फिर 100 का स्क्वायर होता, सही बात है, इतना ही लॉस होगा। ऑल राइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको डन हो गया होगा कैसे काम करना है। अब आपको क्या करना है, मैं सेकंड फिज़िक्स को चालू करूँगा, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली शायद ऑनलाइन वीडियो हो, ये लाइव क्लास लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम अगर मेरे को दिखाई दिया तो वो लाइव फिर मैं नहीं लूँगा, फिर वो वीडियो लेक्चर ही रिकॉर्ड करूँगा। ये चैप्टर बच्चों प्रकाश विद्युत धारा के केस में होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव आपने पढ़ा है, अपना जो चैप्टर होगा वो भी प्रकाश विद्युत प्रभाव ही होगा। 11, 12, 13 नंबर का RBSC के अंदर है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो ये चैप्टर का नाम है, द्रव्य पदार्थ फिजिक्स की अन्य किताबों में लिखा हुआ होता है। तो ये अपन देखेंगे, ये 11th की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो आइंस्टीन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो यहाँ पर भी ऐसा का ऐसा ही है। तो उस चीज़ को अगर आपने 11th में पढ़ा है तो उसे रिकॉल कर लीजिएगा एक बार के लिए, उसे एक बार के लिए थोड़ा सा पढ़ लो। प्रकाश विद्युत प्रभाव छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।